नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट है हमारा विक्राड, यानी विक्ट्री ओवर रेडिएशंस, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है। देखिए, हम हमारे शरीर पे रेडिएशंस यानी विकिरणों के कई तरह के प्रभाव रहते हैं। अक्सर हम डेली किसी न किसी रूप में हम रेडिएशंस को फेस करते हैं। हालांकि सूर्य की किरणें भी एक तरह का रेडिएशंस है, लेकिन उसका बॉडी पे दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उन विकिरणों को, उन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम ऐसी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस हों, या जो लोग कांस्टेंट संपर्क में आते हैं उन रेडिएशंस के, एक्सरेस ऑपरेटर जो एक्सरे की मशीनों को ऑपरेट करते हैं, या कई तरह के ऐसे रेडिएशन से संबंधित जो ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, वो कई तरह की जो हेल्थ हजार्ड है उससे सफर करते हैं। आ, जो एकदम से शॉर्ट टाइम में लाइफ को नहीं प्रभावित करता, लेकिन लेटर लाइफ में कई तरह के इश्यूज, जैसे कैंसर्स का होना, स्किन इश्यूज, या हमारे कैटरैक्ट्स का होना, या कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज का होना, ये सभी इश्यूज धीरे धीरे पनपने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर कहते भी हैं कि मोबाइल्स का प्रयोग कम किया करें, क्योंकि मोबाइल्स भी एक तरह की रेडिएशन छोड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल्स का प्रयोग करते हैं, और उनके जो कॉन्टैक्ट जो पॉइंट होता है वो हीट अप हो जाता है। कान के साथ लगाते हैं तो कान भी ज्यादा हीट अप हो जाता है, यानी टेम्परेचर राइज करता है। दूसरा, स्लीप पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं, नींद की जो प्रक्रिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। दिमाग पे इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारी मेमोरी, हमारी ग्रास्पिंग पावर, सब में कमी देखने को मिलती है। इवन कि जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। आई पे जो इफेक्ट है, आई स्ट्रेन्स हैं, जो विजन इश्यूज हैं, वो सब शुरू हो जाते हैं। या और इससे अबव ऑल कि जो मेल फर्टिलिटी है, सबसे ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो लोग, जिनको कोई हार्ट इश्यूज है, जो ऑलरेडी को पेस मेकर्स लगा के रखते हैं, या जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, जो हियरिंग एड्स भी लगा के रखते हैं, तो उनको खास हिदायत देना चाहूंगी कि ऐसी मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो ये सभी रेडिएशन की बात कर रही हूँ, ये किसी ना किसी स्टेज में आके ढेरों दिक्कतों का कारण बनती है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो होती है कैंसर्स की। क्योंकि ये विकिरणें, ये रेडिएशंस हमारी सेल के अंदर स्थित जो डीएनए है वहां पे अटैक करती है, उसको टूटती है, तोड़ती है, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना देती है, यानी हमारे डीएनए को प्रभावित करती है। तो ये कैंसर्स जैसी परिस्थितियां पनपने लगती हैं। अब आप, अक्सर मैं सेशंस में अपने कैंसर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करती हूँ कि कैंसर ये आज के जमाने में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इशू है। जानते हैं, हर 5 में से एटलीस्ट एक व्यक्ति को किसी ना किसी स्टेज लाइफ में कैंसर देखा गया है। अगर कंपैरिजन करें परसेंटेज में, तो ये माना गया कि 2050 तक 77% यानी 77% केसेस है जो वो कैंसर्स के पैदा हो जाएंगे। यानी न सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डेथ भी, और इन टर्म्स ऑफ केसेस भी। तो स्थिति देखा जाए तो बहुत ही भयानक है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझना जरूरी है। साथ साथ इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब कैंसर की बात करें, कैंसर क्या है कि जब कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा तेजी से डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे एक सेल जब दो में टूटता है, दो चार में बनता है, तो उस डिवीजन पे नियंत्रित होता है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। जब एक से दो, दो से चार, वो अनलिमिटेड डिवाइड करते रहते हैं। यही कैंसर है। ये अनियंत्रित कोशिका वृद्धि, ये कैंसर है, एक ऐसे समूह को बना देती है जिसे हम लेटर लाइफ में ट्यूमर कहते हैं। और ये स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जब हमारी स्वस्थ कोशिकाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। ये कैंसर है। अब आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि कैंसर अक्सर लोगों को किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। सर से लेके पांव तक किसी भी ऑर्गन का ये कैंसर
हो सकता है। कैंसर की कई स्टेजेस हैं, लेकिन अक्सर लोगों को देखा गया है कि लोगों को तब पता चलता है जब वो स्टेज काफी आगे बढ़ चुकी होती है। तब उनका सिर्फ मेडिकेशन के द्वारा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनमें कोई भी चेंज देखने को मिले, जब भी हमें कोई ना कोई इशू आए, तो उसको जरूर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। अब जब कैंसर एक बड़ी स्टेज में चला जाता है, तो आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि कीमो और रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ही ये मुमकिन है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में वो दवा जो कैंसर के विरुद्ध काम करेगी, जो उन कोशिकाओं के विरुद्ध काम करेगी, वो आप दवा को लेते हो, वो आपके पूरे सिस्टम में घूमती है। यानी आपका जो प्रभावित ऑर्गन है वो तो प्रभावित होता ही है, साथ साथ बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं। इसे कहते हैं कीमोथेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, जब आपका कोई पर्टिकुलर अंग पे जो विकिरणें हैं, जो रेडिएशन है, उनको फोकस किया जाए, यानी लोकलाइज्ड एरिया पे वो किरणों के द्वारा ट्रीटमेंट की जाए, उसे कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। सिर्फ कीमो और रेडिएशन, ये दो तरह की थेरेपी हैं जो काफी आम भी हैं, और यही कैंसर की लेटेस्ट स्टेज में मानी गई हैं। इनका दोनों का काम क्या है कि ये बहुत जल्दी से जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जो सेल्स फैल रहे हैं, जो कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे ब्लड सेल्स हैं, हमारे बालों की कोशिकाएं हैं, वो सभी भी डैमेज हो जाती हैं। यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान हमारे जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, वो तो प्रभावित होते ही हैं, साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी प्रभावित हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त ढेरों जो इश्यूज हैं, जैसे थकावट का बना रहना, नौजिया यानी जी मिचलना से लेके बालों के टूटे तक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जो ट्रीटमेंट है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कितनी लंबी चलेगी, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपने देखा भी है, किसी को 2 कीमो बोली जाती है, किसी को 35 भी बोली जाती है। तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पेशेंट की प्रॉब्लम की सिवियरिटी के अनुसार, पेशेंट के अदर पैरामीटर्स को ध्यान में रखते ही तय होती हैं। तो क्या ये कीमो और रेडिएशन थेरेपी से दी जाने वाली ट्रीटमेंट से हम जो हेल्दी सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, क्या उनको हम किसी किसी सॉल्यूशन या किसी तरीके से उनको बचा सकते हैं? तो मैं कहूंगी जी, हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो ये कीमो या रेडियोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस उभरती हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, यानी परमानेंट नहीं होते। लेकिन जैसे शरीर का जो सामान्य कोशिकाएं ठीक होने लगती हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे सहायक उपचार भी उपलब्ध किए जाते हैं जो उन दुष्प्रभावों को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उन्हीं दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विकराल भी एक सॉल्यूशन है। जो आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो लक्षण हैं, जो कीमो और रेडियो के दौरान उभरे, उनको कम करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है, लक्षण और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने की बात करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस भी वेरी कर सकते हैं। तो विकराल जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे हैं, जो रेडिएशन थेरेपी है, तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि वो विकराल भी सेवन कर सकते हैं, ताकि जो विकिरणों के जो दुष्प्रभाव है उनसे स्वस्थ सेल्स को बचाया जा सके। तो ये आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर सकता है, ये आपके कुछ लक्षणों को कम करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। अक्सर देखा गया कि जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमो के दौरान या रेडियो के दौरान, वो होता है थकावट का बने रहना। अक्सर पेशेंट यही कंप्लेंट करता है कि कीमो के बाद शरीर में थकावट, हरार बनी रहती है, शरीर टूटता रहता है, और लगातार पेन भी बनी रह सकती है। या मसूड़ों से, दांतों से या गले से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। पेट संबंधित दिक्कत भी बहुत ज्यादा पनपती है, यानी कभी लूज मोशन भी हो सकते हैं, भूख नहीं लगना भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार भी हो सकते हैं। यानी प्रॉब्लम किसी भी तरह पैदा हो सकती है, पेट से संबंधित दिक्कत भी। वेट चेंजेस भी बढ़ जाते हैं। वेट चेंजेस यानी वेट का बढ़ना भी हो सकता है, वेट का कम होना भी हो सकता है। और बालों का टूटना ये बहुत कॉमन है, आपने देखा भी होगा कि जो लोग कीमो और रेडियो पे होते हैं उनके अक्सर बाल टूट जाते हैं, बाल निकल जाते हैं जड़ समेत। तो ये हेयर लॉस भी उसका कॉम्प्लिकेशन है। खून की कमी भी देखा गया है। अक्सर कीमो के बाद जो खून का जो HB काउंट है वो ड्रॉप हो जाता है।
ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स भी, यानी थक्का जमना, यानी जैसे किसी को कट लग गया तो जो समय लेता है ब्लड को जमने में, वो समय प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी वो ज्यादा समय लेता है। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे विटामिन के है, हमारा ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, उसमें विकृति आ जाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। न्यूट्रोपीनिया, ये कुछ परिस्थितियां हैं जो रेडियो या कीमो का साइड इफेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है विक्राट, यानी विक्ट्री ओवर रेडिएशन। ये एक यूनिक रेडियो प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मुलेशन है जो सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। एक ओरिजिनली R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट है अमूल्य रिसर्च सेंटर का। अब आप देखेंगे, जिन लोगों के पास है, मैं यही गुजारिश करूंगी सभी लोग अपनी जो विक्राड है उनको निकाल लीजिए। देखिए जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो अश्वगंधा है, बहेड़ा है, हल्दी है, काली मिर्च है जो उसको एनहांसर के रूप में डाली गई है, गुरुची है। तो ये कॉमन से इंग्रेडिएंट है जिसमें इनको कॉम्पोजिशन में कॉमन है, इसमें खास तुलसी भी डाली गई। तो ये सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्योरली आपने सुना भी होगा, कई प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं जो नॉर्मल है, हर्ब्स है, किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं है, कि कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, प्योरली 100% हर्बल कॉम्पोजिशन है। तो अगर हम बात करें इसके बेनिफिट क्या है, तो जैसे कि हम अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहते हैं कि कुरकुमिन एक माना हुआ एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने की क्षमता रखता है। और इसमें जो कुरकुमिन है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, उसके ऑब्जॉर्प्टिव रेट को बढ़ाने का काम पिपरिन करता है जो काली मिर्च में डाला गया है। यानी कुरकुमिन की जो ऑब्जॉर्प्शन रेट है उसको 2000% ज्यादा बढ़ा देता है। यानी जिस अनुपात से आपकी बॉडी उस कुरकुमिन को ऑब्जॉर्ब करती है वो 2000 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आंतड़ियों के द्वारा, हमारे रक्तवाहिनियों के द्वारा हमारे अंगों को वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कुरकुमिन अंगों तक, हमारे सेल्स तक पहुंचता है। इसलिए कुरकुमिन के साथ साथ ब्लैक पिपरिन, यानी ब्लैक पेपर, यानी उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पिपरिन, उसकी जो एनहांसर के रूप में इसको डाला गया है। तो ये जो कुरकुमिन है ये कैंसर सेल्स को सेंसिटाइज करता है। कैंसर सेल्स जो बढ़ रहे हैं, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन के साथ बढ़ रहे हैं, उनको सेंसिटिव करता है कीमो के प्रति और रेडियो के प्रति, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के प्रति सेंसिटाइज करता है। ये उन ट्यूमर सेल्स की जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और जो पनपने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उनको कम करने में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ तुलसी के बारे में जैसे सभी जानते हैं, इसके बेनिफिट्स मल्टीपल हैं। जो एक अडेप्टोजेनिक है, एक पोटेंट अडेप्टोजेनिक है, यानी ये हमारी जो बॉडी है उसको केमिकल, फिजिकल, मेटाबॉलिक या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो कोप अप करने की क्षमता देती है, ये अडेप्टोजेनिक है। साथ साथ इसके तुलसी है, ये एक इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो नॉर्मल टिश्यूज, नॉर्मल कोशिकाओं को बचाते हैं, यानी उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और अंगों को भी अगेंस्ट रेडिएशंस। तो ये जो तुलसी है ये नॉर्मल सेल्स को बचाए रखने में भी हेल्प कर सकती है। साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखती है। एंटीऑक्सीडेंट यानी शरीर में पैदा होने वाले वो फ्री रेडिकल जो अगर जमा हो गए तो आगे जाके वो शरीर में रोगों का कारण बनेंगे, यानी ऐसे तत्व जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। अगर हम कहें कि बेनिफिट क्या है विकराल के, तो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा सेफ है, विद नो साइड इफेक्ट्स। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ साथ कीमो और रेडियो के दौरान होने वाले जो हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं उन साइड इफेक्ट्स को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये पावरफुल फ्री रेडिकल्स क्लेंजर की तरह काम करता है, यानी वहां जमा हुआ कोई भी किसी भी तरह की गंदगी हो उसको निकालने में हेल्प कर सकता है, विदाउट रिड्यूसिंग द एफिकेसी ऑफ रेडिएशन। यानी वो विकिरण है या कीमोथेरेपी है उसके प्रभाव को कम किए बिना ये आपकी बॉडी में होने वाले उन रेडिएशन या उन कीमो के जो दुष्प्रभाव है उनको कम करने में हेल्प करेगा। यानी कि उनकी जो नॉर्मल, जो उनकी जो कैपेसिटी है या उनकी वर्किंग जो एबिलिटी है उसको कम नहीं करेगा, लेकिन उनके उससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की क्षमता रखता है। और साथ साथ आपने देखा भी होगा कि ऐसे लोग जो कीमो और रेडियो पे होते हैं वो कुछ दवाइयां का भी सेवन करते हैं, तो उन दवाओं पे भी
कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी उनकी जो पोटेंसी है या उनका जो भी प्रभाव है, बिना उस पर प्रभाव डाले विकार अपना काम कर सकता है। यानी कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो, कोई भी पैरासिटामोल हो या कोई भी कीमो ड्रग हो, उस पे उसके जो इफेक्ट है उसको कम किए बिना ये अपना काम करता है। साथ साथ ये रैपिड एक्शन रखता है। यानी ये एक सिंगल यूनिक सिनर्जेस्टिक फॉर्मूला है जो रिलीफ देता है ड्रास्टिकली, जो उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प कर सकता है, जो आपके नॉर्मल सेल्स की रक्षा कर सकता है, जो आपके जो इफेक्टेड सेल है उसके इर्द गिर्द एक एक शील्ड की तरह काम करता है। तो यानी रैपिड एक्शन के साथ साथ ये हेल्दी सेल्स को भी प्रोटेक्शन करता है। साथ साथ ये सेलुलर डैमेज, यानी जो हमारा सेल होता है, हर सेल एक घर के बराबर होता है और हर घर में एक मशीनरी होती है जो अपना काम करती है। तो जब भी ये विकिरणों का प्रभाव हमारी बॉडी के सेल पे पड़ता है तो वहां सेंटर में स्थित जो डीएनए है, सबसे ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, डीएनए जब प्रभावित होता है, हमारी जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, यानी सेल का जो चय उपचयन की क्रियाएं हैं, वो पूरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। तो ढेरों रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो विकराल उन रेडिकल्स को, उन फ्री टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प कर सकता है। यानी हमारा जो विकराल है, वो ऐसे केसेस में भी आपकी जो सेलुलर डैमेज है, उस टॉक्सिन्स के जमा होने से जो होने वाला सेल पे दुष्प्रभाव है उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। तो विकराल के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये विकिरणों के द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने की क्षमता रखता है। साथ साथ इसकी कोई भी दवा जो आप इनटेक कर रहे हो उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। यानी ये आपकी दवा की जो पोटेंसी है उसको एज सच बिना डिस्टर्ब किए अपना काम करता रहता है। और मोड ऑफ एक्शन बहुत रैपिड है। और ये सेलुलर डैमेज, यानी आपके जो डीएनए से प्रभावित होने वाले जो सेल्स हैं, डीएनए जब टूटता है तो कई तरह के रेडिकल्स बनते हैं। तो उन रेडिकल्स के जमा होने से जो शरीर में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, तो उन फ्री रेडिकल जमा होने नहीं देता। यानी ये सेलुलर डैमेज से को भी प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर डोजेस की बात करें तो ये नॉर्मल, अगर कोई कीमोथेरेपी पे है, कोई भी व्यक्ति अगर कीमोथेरेपी पे है या हमारा कोई भी किसी भी तरह की रेडियोथेरेपी पे है, तो उस डाल को आप 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद लगातार 60 दिन जरूर दें। 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को आफ्टर मील्स 60 दिन जरूर दें, गुनगुने पानी के साथ। और साथ में एक एनर्जी जेल डालना न भूलें। लेकिन ये डोज पेशेंट की एज, उसकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी के अनुसार इसको अप एंड डाउन भी किया जा सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इसको देने से पहले आप एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर संपर्क करें। साथ साथ जो लोग लैब टेक्नीशियंस हैं, जो लोग एक्सरेज हैं, जो लोग डेली रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, तो वो भी प्रिवेंटिव 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाने के बाद जरूर लें, कम से कम साल में 4 महीने। तो 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाने के बाद लगातार 4 महीने लें, 1 साल के अंदर। तो इससे जो आपकी जो जितनी भी रेडिएशंस हैं उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे बचा जा सकता है। अब ये कहना कि सिर्फ हमारे जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं या जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो काम करते हैं, या अगर हम कैंसर पेशेंट तब प्रभाव में आते हैं, ये कहना गलत है। क्योंकि रेडिएशंस हमारे इर्द गिर्द हैं। इवन कि घरों में, इवन कि हम जो खाते हैं उनमें भी कई तरह के रेडिएशंस होते हैं। जैसे जो लोग आपने देखा होगा कि जो लोग ग्रेनाइट मार्बल्स हमारे घरों में लगते हैं, वो भी रेडिएशन छोड़ते हैं। या इवन जो लूमिनस क्लॉक्स होते हैं, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, या हमारे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, या इवन हमारे कुछ फूड स्टफ्स हैं जैसे ब्राजील नट या बनाना, ये सब रेडिएशन छोड़ते हैं। तो उनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि रेडिएशन हमेशा दुष्प्रभाव रखता है, उसको भी समझना है। तो जो मैं आज को बता रही हूँ, आज इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सो रेडिएशन हमेशा हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जरूर सोचेगा, लेकिन चीजें आगे न बढ़ जाएं, चीजें आगे न बिगड़े, इसलिए हम समय रहते अपने शरीर को, अपनी बॉडी को उन रेडिएशन से बचा सकते हैं। सो अगर हम कैंसर पेशेंट हैं या कोई हमारे इर्द गिर्द है तो उसको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम खाने के बाद जरूर दें, विद 1 एनर्जी कैप्सूल। और साथ साथ अगर हम प्रिवेंटिव डोज ले रहे हैं तो उसको 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाने के बाद कम से कम 4 महीने साल में एक बार जरूर लें।
या उसके अतिरिक्त आप हमसे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो हमारे विक्राड है, इसके अंदर पूरा लिटरेचर आपको प्रोवाइडेड है। इसके रेफरेंसेस से लेके इसके डोज तक, इसके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है वहां पे भी इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जिन सबके पास विक्राड है, विक्राड को जरूर खोलें। जो टैबलेट्स हैं, 60 अ पैक ऑफ 60 टैबलेट्स है, उनको पूरी कॉम्पोजिशन को पढ़ें, दिए हुए लिटरेचर, दिए हुए रेफरेंस को जरूर गो थ्रू करें, और इसके हेल्थ बेनिफिट किसी को अगर पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी मैंने आपसे विक्राड के बारे में बताया है, वो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को देना है तो मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर 01762 534300 पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। और व्यक्ति की रिपोर्ट है तो आप मुझे 9781269781 पे सेंड कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए आप मुझे डीआरएम के नंबर के माध्यम से 7710622277 के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ मैं ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहीं समाप्त करती हूँ।